पिता की 60,000 की सैलरी तो बेटे की अमेरिका में पढ़ाई कैसे? अगर सीजेपी रजिस्टर्ड नहीं है तो चंदा लिया कैसे जा रहा है? आरटीआई एक्टिविस्ट के सवालों से घिरे सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के समझेंगे क्या है इनका पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। पिछले कुछ दिनों से नीट आंदोलन, जंतर मंतर प्रदर्शन और कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी को लेकर लगातार देश में चर्चा हो रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बिल्कुल नया मोड़ आया है। इस बार सवाल आंदोलन पर नहीं बल्कि आंदोलन का चेहरा बने अभिजीत दीप के और उनके परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि पर उठाए गए हैं। गुजरात के सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने एक साथ महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी को शिकायत भेजकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अभिजीत दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार में जूनियर इंजीनियर थे और उनकी मासिक सैलरी करीब 60 से 65 हजार रुपये थी, तो फिर परिवार अपने बेटे को अमेरिका जैसे महंगे देश में पढ़ाई के लिए कैसे भेज पाया? क्या ये सब पूरी तरह वैध था या फिर इसकी जांच होनी चाहिए? यही सवाल अब राजनीतिक और सोशल मीडिया दोनों जगहों पर चर्चा का विषय बन चुका है। अब पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। तो आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी का कहना है कि अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी कि एमआईडीसी में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। उनका दावा है कि इस पद पर औसतन 60 से 65 हजार रुपये का मासिक वेतन मिलता है। ऐसे में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि भगवान राव दीपके और उनके परिवार की आय और संपत्ति और आर्थिक स्रोतों की निष्पक्षता से जांच कराई जाए। उनका कहना है कि अगर जांच में आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे। तो अगर उनकी 60-65 हजार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है। यहीं से विवाद का पहला अध्याय शुरू होता है। अमित तिवारी का कहना है कि सवाल केवल अमेरिका में पढ़ाई का नहीं है बल्कि ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि उस शिक्षा का पूरा खर्च आखिर आया कहाँ से। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा कि एक सरकारी कर्मचारी की आय के आधार पर इतने बड़े खर्च की जांच होना जरूरी है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी जांच एजेंसी ने कोई निष्कर्ष नहीं दिया है और ये केवल जांच की मांग का मामला है। तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हजार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए। अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब अमित तिवारी ने दूसरी शिकायत चुनाव आयोग को भेजी है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी खुद को एक राजनीतिक संगठन के रूप में पेश कर रही है, राजनीतिक गतिविधियां चला रही है और लोगों से चंदा भी जुटा रही है। उनका कहना है कि अगर कोई संगठन राजनीतिक दल की तरह काम करता है तो उसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में पंजीकरण कराना आवश्यक है। पहली बात तो सीजेपी जो है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीजें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग से मांग की है कि यह जांच की जाए कि क्या सीजेपी विधिवत पंजीकृत राजनीतिक दल है या फिर नहीं। अगर संगठन बिना पंजीकरण के राजनीतिक गतिविधियां चला रहा है और चंदा इकट्ठा कर रहा है तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी अब सवाल केवल फंडिंग का नहीं बल्कि पार्टी की वैधानिक स्थिति को लेकर भी उठाया गया है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस पूरे विवाद को और बड़ा बना दिया है। दरअसल हाल ही में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नीट पेपर लीक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए प्रदर्शनकारियों की कानूनी सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की लीगल डिफेंस फंड की घोषणा की थी।
सीजेपी ने भी इस फंड को छात्रों की कानूनी मदद के लिए इस्तेमाल करने की बात कही थी। लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी ने अब इसी फंड को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीबीआईसी को शिकायत भेजकर मांग की है कि इस पूरे लेन देन की जांच की जानी चाहिए। साथ ही ये भी जांच हो कि यदि संबंधित कर कानून लागू होते हैं तो क्या इस 1 करोड़ रुपए की राशि पर 18% का जीएसटी बनता है या फिर नहीं। उनका कहना है कि इस पहलू की भी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पे 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। यानी अब विवाद 3 अलग अलग मोर्चों पर पहुंच चुका है। पहला, परिवार की आर्थिक स्थिति, दूसरा, सीजेपी का कानूनी पंजीकरण और तीसरा, 1 करोड़ रुपए के लीगल डिफेंस फंड की टैक्स जांच। अमित तिवारी ने अपनी शिकायत में सीजेपी के आंदोलन का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि शुरुआत में यह आंदोलन नीट पेपर लीक के खिलाफ था और उसे व्यापक जन समर्थन मिला था, लेकिन बाद में आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मां और अन्य नेताओं को लेकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां की गईं, जो लोकतांत्रिक विरोध की मर्यादा के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने इन बिंदुओं का भी अपनी शिकायत में उल्लेख किया है। अब दूसरी तरफ अभिजीत दीपके की पृष्ठभूमि भी चर्चा में है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआती शिक्षा महाराष्ट्र में ही प्राप्त की, बाद में पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। कुछ रिपोर्टों में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके पिता ने शिक्षा ऋण लेकर उन्हें विदेश में पढ़ाया था। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता इसी आर्थिक पृष्ठभूमि की जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इन दावों पर किसी सरकारी एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसी बीच ये भी बताया गया है कि अभिजीत दीपके पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें टाइफाइड हुआ है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उनके घर पर ही जांच की गई थी और वे फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आगे क्या होगा। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार, चुनाव आयोग और सीबीआईसी को शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। अब देखना होगा कि क्या इन एजेंसियों की ओर से औपचारिक जांच शुरू की जाती है या नहीं। अगर जांच होती है तो क्या आरोपों में कोई तथ्य सामने आते हैं या फिर ये शिकायतें केवल आरोप बनकर रह जाती हैं। इसका जवाब आने वाला समय देगा। तो दूसरी ओर इस मामले में अभिजीत दीपके या कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की ओर से इन शिकायतों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों की कार्रवाई और संबंधित पक्षों का पक्ष सामने आना जरूरी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस आंदोलन ने शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थी, अब वही आंदोलन और उसके नेतृत्व से जुड़े लोग वित्तीय पारदर्शिता, राजनीतिक पंजीकरण और फंडिंग जैसे सवालों के घेरे में आ गए हैं। आने वाले दिनों में ये मामला केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी जांच का रूप लेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर इस पूरे मामले में नई जांच, सरकारी कार्रवाई या आधिकारिक जवाब सामने आता है तो हम आपको सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।